जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग बीएससी पार्ट 1 का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किसी बॉडी के उस पोजीशन से रिलेटेड है जो ये बता सके कि बॉडी किसी फोर्स की इन्फ्लुएंस में या किसी भी एक्सटर्नल काज की वजह से वो मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो किस तरीके से उस बॉडी के हर एक पैरामीटर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो लॉ है उसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में साइंटिस्ट न्यूटन एक्सप्रेस्ड द मोशन ऑफ अ पार्टिकल बाय थ्री लॉज व्हिच आर कॉल्ड द लॉ ऑफ मोशन। कह रहा है कि जो साइंटिस्ट न्यूटन है वो किसी ऑब्जेक्ट के या पार्टिकल की मोशन से रिलेटेड तीन लॉ दिए और उन्हीं तीनों लॉ को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इनका जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या कोई बॉडी मोशन में है तो वह तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी बॉडी अपने आप से सेल्फ डिपेंडेंट होकर मोशन में नहीं आता है, या अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, या खुद ब खुद मोशन स्टार्ट नहीं करता है, या खुद ब खुद नहीं मोशन, अगर मोशन में है तो नहीं रुक जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह तब तक मोशन करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो अगर बाह्य बल लगाते हैं तो उसका मोशन हो सकता है रुक जाए, या हो सकता है उसका मोशन और बढ़ जाए, या हो सकता है उसका मोशन डायरेक्शन को चेंज कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो तीन कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है। एक्सटर्नल फोर्स थ्री कंडीशन को यहां पर प्रोड्यूस कर सकता है। एक तो उसको या तो रोक सकता है अगर मोशन में है तो या फिर उसको क्या कर सकता है, स्पीड को और बढ़ा सकता है, तो फास्ट भी कर सकता है उसको, या स्लो भी कर सकता है, फास्ट या स्लो कर सकता है, या फिर उसकी क्या करे कि डायरेक्शन को चेंज कर दे वो, तो एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर दे वो। तो किसी ऑब्जेक्ट पर हम कोई भी बाह्य बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो या तो वो ऑब्जेक्ट को कि क्या करता है कि मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा, रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, या मोशन में है तो या तो फास्ट कर देगा, या तो स्लो कर देगा, या डायरेक्शन को इसके चेंज कर देगा। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी ये होता है। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेल्फ ना तो वो मोशन स्टार्ट करेगी और ना ही वो मोशन में है तो रेस्ट में आएगी। ये फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो एक्सप्लेन करता है इसी चीज को। और जो ये फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, इस फर्स्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है जड़, मंद बुद्धि, मतलब बुद्धि नहीं मतलब मंद, या कह सकते हैं जो चीज स्थूल हो, जो चीज चल ना सके, जो चीज कह सकते हैं कि अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या करे, उसका अपोज करे। तो अपने अंदर होने वाली चीज का या अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करता है। तो इस टेंडेंसी में जो कुछ भी होता है उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। तो अगर हम कहें एक पेड़, तो पेड़ कभी चल नहीं सकता, एक ही जगह पर वो रुका हुआ है। तो वो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से है। लेकिन ये तो एक कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड बात हो गई। हम एक बॉडी लें और उस बॉडी को हम यहाँ पर रख दें, मान लें एक टेबल है और उस टेबल पर रख दें, तो ये बॉडी अगर हम आज यहाँ पर खड़े हैं तो ये भी तो भी यही है, कल यहाँ पर खड़े रहेंगे तो भी यही है, परसों यहाँ पर खड़े हैं तो भी यही है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम इस पर कोई फोर्स ना लगाएं तो ही यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर फोर्स लगा दिया तो ये इस टेबल पर से क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो हमने ये देखा जब हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो ये टेबल पर यहीं का यहीं ये बना रहेगा। इसका ये मतलब है कि ये
अपने जिस क्वालिटी, अपने जिस गुण की वजह से ये परमानेंटली टाइम बढ़ता गया, लेकिन वो अपनी पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं लाया, तो जिसकी वजह से इसमें इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, उस कह सकते हैं प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो अपने होने वाले पोजीशन के चेंज का अपोज करता है। और इनर्शिया एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और हम इसे अगर मेजर कर सकते हैं तो फिजिक्स में एक टर्म बनाएगा इनर्शिया को मेजर करने के लिए, जिसे हम मास कहते हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इनर्शिया इज द मास इज द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया। किसी भी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें मास हमने मेजर किया है तो हमने उसका इनर्शिया मेजर किया है। तो हम न्यूटन के इस फर्स्ट या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। और आई थिंक आपको इनर्शिया भी समझ में आया होगा कि इनर्शिया क्या है। किसी ऑब्जेक्ट ने अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करने की जो टेंडेंसी दिखा रखी है, उसके मेजरमेंट को इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया अगर मेजर करना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना होगा। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जितना कम होगा उसका मास भी उतना ही कम होगा। न्यूटन ने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड एक लॉ ये दिया, और इसके अतिरिक्त भी दो लॉज हैं। हम लोग सेकंड लॉ पर आते हैं। सेकंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। और ये क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कह रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये हो गया कि dp अपॉन dt। किसी भी चीज का अगर हम रेट लेते हैं तो इसका मतलब उस बॉडी के फिजिकल क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। उस बॉडी के फिजिकल जो भी जिसका भी हम चेंज ले रहे हैं, जैसे हमने कहा रेट ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब मोमेंटम को हमें टाइम से डिवाइड कर देना है। मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देना है। तो रेट ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देना है, और इसी रेट को हम लोग फोर्स कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि न्यूटन ने फोर्स को अपने सेकंड लॉ में इंट्रोड्यूस किया है। और यही जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, यही हम कह सकते हैं कि बेस ऑफ द मैकेनिक्स है, यही एवरीथिंग है, यही सब कुछ है। सेकंड लॉ से ही हम लोग फर्स्ट लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी मोमेंटम का हम रेट निकालते हैं तो वो जिसके इक्वल होता है उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। इट इज द फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और कह रहा है कि जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास दोनों चीजें होंगी बेटे, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अगर हमने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर लेने वाले हैं हम लोग? तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन किधर लेने वाले हैं? हम लोग मोमेंटम के डायरेक्शन में लेने वाले हैं, पी के डायरेक्शन में लेने वाले हैं। तो P इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू mv होता है। यहाँ मास है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका तो कोई डायरेक्शन होने वाला नहीं है। यहाँ ये जो V है ये वेलोसिटी है, इसका मतलब जो मोमेंटम होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो F इज इक्वल टू यहाँ से D हो जाएगा और M और V और अपान dt हो जाएगा, और F इज इक्वल टू M कॉमन हो जाएगा और dV अपान dt हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आया होगा ये लाइन कि टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ठीक मोमेंटम के डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल मोशन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड लॉ है। हम इस सेकंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ को भी हम प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट लॉ ने ये कह रखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने पर ही उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होते हैं। फोर्स ना लगाएं तो एज इट इज, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, उसकी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट होने पर ही चीजें एज इट इज होती रहती हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट होता है तो उसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की जो वैल्यू है वो F इज इक्वल टू 0 होने वाला है। F इज इक्वल टू 0 होने वाला।
अगर F इज इक्वल टू 0 होने वाला है तो उस बॉडी पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन भी नहीं होना चाहिए, एक्सीलरेशन भी 0 होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए तो इससे हमें प्रूव करके दिखाइए कि एक्सीलरेशन कहाँ उस ऑब्जेक्ट का 0 हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यहां से अगर हम देखें, यहां से पहले थोड़ा सा और ड्राइव कर लें कि F इज इक्वल टू m और चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, और यहां से F इज इक्वल टू m में हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू यहां से अगर मैं m में लिख दूं और इक्वल टू 0 यहां से हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/m, और A इज इक्वल टू यहां से 0 हो जाएगा। ये पता चल गया हमारा कि फल जो सेकंड लॉ है उस सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया कि A इज इक्वल टू 0। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी उसमें एक्सेलरेशन होगा। और फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि जब कभी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तो उसका मोशन या उसकी पोजीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट या हो स्टेट ऑफ मोशन, वो एज इट इज होता रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आती है। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि एक्सेलरेशन उसका 0 है इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। तो सेकंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ को भी यहां से प्रूव कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त न्यूटन का एक थर्ड लॉ भी है। थर्ड लॉ क्या है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में न्यूटन सर ने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी कि दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट भी उस पर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शनरी फोर्स लगाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कहूं कि यहाँ एक मेज है और इस मेज पर एक बुक रखी हुई है, ये बुक रखी हुई है, तो इस बुक ने अपने वेट के बराबर mg फोर्स लगा रखा है, और ये फोर्स कहाँ पर लगा हुआ है, इस सरफेस ऑफ द टेबल पर, इस पर सरफेस ऑफ द टेबल पर लगा हुआ है mg फोर्स। चूंकि ये ऑब्जेक्ट ने लगा रखा है तो हम इसे एक्शन फोर्स कहते हैं, और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन डाउनवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मेज टूट नहीं रही है इस बुक के या इस ऑब्जेक्ट के रखने पर, तो इसका मतलब इस मेज ने भी इस पर एक फोर्स लगा रखा होगा, इस मेज ने भी इस पर एक फोर्स लगा रखा होगा, जो कि रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, रिएक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है। और इस रिएक्शन फोर्स को कौन लगाया है, मेज ने लगाया है। कहां लगाया है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। कहां लगाया है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। कौन लगाया है इसको, टेबल ने लगाया है। कौन लगाया है, टेबल ने लगाया है। और इस एक्शन फोर्स को कौन लगा रखा है, तो एक्शन फोर्स को बुक ने लगा रखा है। इसी को हम बोलेंगे, बुक बोलेंगे इसी को। मेरा मार्कर ये खुल गया, तो इसे बुक ने लगा रखा है, ये बुक है। तो बुक ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया और रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, मेज ने लगाया है बुक के ऊपर। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये आर जो है वो mg के इक्वल होगा, इसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि न्यूटन ने ये बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, या हम कह सकते हैं कि कोई भी एक जगह पर कोई एक फोर्स लग रहा है तो फोर्स हमेशा पेयर में होता है, तो उसके उल्टा और अपोजिट, या उल्टा कह सकते हैं या अपोजिट, उसी अमाउंट में वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर एक इक्वल फोर्स लगा रखा होगा। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। और यू कैन सी दैट हेयर कि एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी लगा रहे हैं। एक्शन को बुक ने लगाया है किसके ऊपर, ऑन द टेबल। बुक ने किसके ऊपर लगाया है, ऑन द टेबल के ऊपर लगाया है। और आपने ये भी देखा कि टेबल ने किसके ऊपर लगाया है, ऑन द बुक। तो यहां पर ये भी दिख रहा होगा कि बुक ने टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाया, टेबल ने बुक के ऊपर लगाया। तो ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडी ने लगाया, लेकिन कैसे है, इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। तो दिस इज द बेसिक 3 लॉज रिगार्डिंग द मैकेनिक्स, और यही फंडामेंटल लॉज हैं मैकेनिक्स में जो न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लॉ हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।